साइनोसॉइडल हो, इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी ट्रायंगुलर, बट उसमें से हम लोगों ने जो लिया है ये साइनोसॉइडल लिया, इसके बारे में हमने बताया था। इस साइनोसॉइडल को हमने बताया था कि व्हाई इट कम्स लाइक दिस, तो हमने v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी को प्लॉट किया था। इट हैज ऑलरेडी बीन डन, मैं 1-2 मिनट में रिवाइज कर दे रहा हूँ। इसको हमने एक फेजर, मैंने बताया था स्केलर वेक्टर फेजर, तीनों में डिफरेंस क्या है। स्केलर वेक्टर एज यू ऑल नो फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, scalar quantities are having only magnitude, vector quantities are having only magnitude as well as direction, right? Phasor quantities having magnitude, direction and rotation. तो जो करंट और वोल्टेज है फेजर क्वांटिटीज होती है। तो हमने कहा कि फेजर इसको बोलते हैं, एक वेक्टर लिया, लेंथ इज वीएम सी या वीएम, इसको हमने पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री से रोटेट करा दिया। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे जो प्लॉट किया बताया था कि इस पॉइंट पे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो टी इक्वल टू 0 तो थीटा 0 हो गया। फिर ये 90 डिग्री पे गया तो यहाँ, फिर 180 पे गया, फिर 270, 360, इन सबको मिला दिया तो ये शेप बनता है। इसी शेप को बोलते हैं हम साइन वेव, राइट। इट इज अगेन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, देखो प्लस माइनस। फिर हमने कहा कि हाउ विल यू डिफाइन साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। तो साइकिल मीन्स एक पूरा एक कंप्लीट एक चक्कर, इसको एक साइकिल बोलते हैं। यहाँ साइन वेव में देखो तो इसको एक साइकिल बोलते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साइकिल? आप ऐसे भी कह सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रॉन, नहीं जनरल बोलोगे तो पार्टिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी पार्टिकल after which it comes in same phase is known as cycle। तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एरो बनाया मैंने, यहाँ ये एरो है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से स्टार्ट किया चलना तो यहाँ से यूं ऐसे चलेगा, ऐसे पूरा चला पूरा चला, ये तब तक सेम फेज में नहीं आएगा जब तक ये पूरा का पूरा वन कंप्लीट चक्कर न लगा। तो क्योंकि ये पूरा, मैं ये कह रहा था पूरा वन राउंड लगाने को बोलते हैं वन रिवॉल्यूशन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप साइन वेव में ऐसे दिखाते हो ना, यहाँ से यूं, इसको एक साइकिल बोलते हैं। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस फेज में है तो ये सेम फेज में तभी आएगा जब ये यहाँ पे आएगा। आप कहीं भी एरो बीच में खींच के देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन्हीं दो इस सेम फेज में आते हैं। ये तो रहा कंसेप्ट वाली चीज। ये डिफिनेशन लिखना है वन साइकिल की, तो ऐसे भी लिख सकते हो, वन कंप्लीट सेट ऑफ, देखो वन कंप्लीट सेट ऑफ दिस, देखो पॉजिटिव है एंड ए नेगेटिव, तो ऐसे भी लिख सकते हैं वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज वन साइकिल। क्या बोला? वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज वन साइकिल, जो बताया था मैंने। तो साइकिल हो गया। उसके बाद हमने वो कहा टाइम पीरियड, व्हाट इज दिस टाइम पीरियड? तो मैंने कहा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। मीन्स हमारा यहाँ से अगर फेजर फॉर्म देखो तो ये पूरा वन राउंड लगाने में यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे देखो तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है। यहां से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन जितनी साइकिल्स कंप्लीट कर ले उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट कैन इजिली बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, 1/t को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी यूनिट साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक। फिर हमने कहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस फ्रीक्वेंसी? अगर हमारे जैसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है? हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज ना, 50 हर्ट्ज। अगर इसको 20 हर्ट्ज पे ले आए तो यानी फ्रीक्वेंसी अभी है 50 हर्ट्ज। तो मैं बता चुका हूं कि अगर इसको फ्रीक्वेंसी को मैं कम करूं, हर्ट्ज का मतलब साइकिल्स पर सेकेंड,
इसको मान लो आप 10 हर्ट्ज पे ले आते हो, 10 हर्ट्ज, तो क्या होगा 10 हर्ट्ज, देन व्हाट विल हैपन, तो 10 हर्ट्ज पे लाने पे क्या होगा, 50 हर्ट्ज पे तो अभी आराम से आप पढ़ पा रहे हो, 10 हर्ट्ज पे लाओगे तो सीधा दिखेगा, जैसे कि हमने बताया था, एक वर्ड यूज किया था, हॉरर इफेक्ट क्रिएट करेगा, लगेगा कि भूत वाला बंगला है, बल्ब जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा। इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी किसी भी हालत में 25 हर्ट्ज से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर 25 हर्ट्ज से नीचे गई तो आप समझ लो कि आपका जो आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, आंख खराब हो जाएगी। ठीक है, साइनसॉइडल क्यों लिया ये बताया था, क्योंकि एनालिसिस इजी हो जाती है इसके हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए थे किस पे, आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू पे। क्यों आए थे, देखो सिलेबस में लिखा है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स, फिर कहता है एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यूज, फॉर्म एंड पीक फैक्टर्स, कंसेप्ट ऑफ फेजर्स, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडली वेरिंग वोल्टेज एंड करंट। तो जो ये फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडली वेरिंग वोल्टेज एंड करंट है, उसका आंसर ये होता है, ये है, ये जो दिखाए हो आप, ये जो दिखाया है आपने वेक्टर फॉर्म में, इसको बोलते हैं फेजर रिप्रेजेंटेशन, किसका, साइनसॉइडल वोल्टेज का। दिस इज योर साइनसॉइडल वोल्टेज। ये साइनसॉइडल वोल्टेज है, इसका ये फेजर रिप्रेजेंटेशन। अगर इसी को ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दिया, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब उसके बाद ये कहते हैं एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव वैल्यूज, आरएमएस वैल्यू को ही बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यूज। दिस आरएमएस वैल्यू इज नोन एज इफेक्टिव, तो ये इफेक्टिव वैल्यूज है, इसी को आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में इफेक्टिव वैल्यूज लिखा होता है, तो आप गच्चा खा जाते हो, तो ध्यान रहे आरएमएस वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यूज। फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, पीक फैक्टर को कभी कभी क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं, एग्जाम में कैलकुलेट क्रेस्ट फैक्टर, तो आधे बच्चे सोचते हैं ये क्रेस्ट फैक्टर का तो नाम ही नहीं सुना, CREST, क्रेस्ट, तो पीक फैक्टर को ही क्रेस्ट फैक्टर बोलते हैं। इसको याद करने का एक तरीका मैंने बताया था लास्ट टाइम, कि बहुत इजीली आप याद कर सकते हो, कैसे, एक सीक्वेंस मैंने बताया था, याद रखना, कौन सा, मैक्सिमम, ठीक है, फिर आरएमएस यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट, एंड देन थर्ड एवरेज। ये सीक्वेंस याद रखना, एवरेज, ये तीन सीक्वेंस है, मैक्सिमम आरएमएस एवरेज, ये सीक्वेंस है। तो ये नीचे वाली दो को डिवाइड करोगे तो आपको फॉर्म फैक्टर मिलेगा। सो फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज, फॉर्म फैक्टर के सफिक्स एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। एग्जाम की बात करें तो 2 मार्क्स में पूछते हैं, और एक बार तो 10 मार्क्स में वही रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया था कि डिस्कस द साइनसॉइडल रिप्रेजेंटेशन, यानी फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइनसॉइडल वेरिंग वोल्टेज। ठीक है, अगर कोई कहता है पीक फैक्टर सर क्या चीज है, डिफाइन पीक फैक्टर्स, सो दिस इज योर पीक फैक्टर, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, दिस इज योर पीक फैक्टर, केपी। इसको पीक फैक्टर बोलते हैं, या इसको आप ये कह लो कि क्रेस्ट फैक्टर कभी कभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट फैक्टर। इसको याद करने का ये तरीका जो हमने बताया है, करने से इजीली आप ग्रेस्प कर पाओगे। तो मैक्सिमम आरएमएस, ठीक है, मैक्सिमम आरएमएस एवरेज, तो इसको याद रखना आप लोग, नहीं तो बाद में ओवर कॉन्फिडेंस रहता है हमें, बाद में हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या लिख के आ जाता है, एवरेज बाय मैक्सिमम या एवरेज बाय आरएमएस, आरएमएस बाय मैक्सिमम, खिचड़ी हो जाती है। सो एग्जाम में तो कोई होगा नहीं आपके पास की हेल्प करे, सो यू विल हैव टू बी केयरफुल।
तो चूंकि ये फॉर्म फैक्टर में आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू आया नहीं है दिस, इसी वजह से हमें आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू डिफरेंट वेव फॉर्म्स का निकालना पड़ता है। हमारा कोई जरूरत नहीं निकालने की, लेकिन चूंकि फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई इट इज नीडेड। वैसे ही पीक फैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए? पीक फैक्टर निकालने के लिए ये चाहिए, कौन सा? मैक्सिमम बाई आरएमएस। तो 2 मार्क्स में तो केवल फॉर्मूला लिख दोगे, 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में होगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें वैल्यू पहले निकालोगे, फिर रखोगे, फिर फाइंड आउट करोगे। सो दैट्स वाई, तो इतना पोर्शन था। अब मैं किस किस वेव फॉर्म का निकाला था कोई बताएगा? ये सब चीज तो बता चुका हूं। स्मॉल से लिखा हो तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, जो हमेशा कंटिन्यूअसली टाइम के साथ वेरी करती हैं। कैपिटल से अगर कोई चीज लिखी हुई है तो उसका मैं मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू या पीक वैल्यू। स्केलर एज यू ऑल नो केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। फेजर मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, रोटेशन भी होगा। या एक लाइन में कहें तो एनी रोटेटिंग वेक्टर इज नोन एज फेजर। साइकिल बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया। कभी कभी एक न्यूमेरिकल इस टाइप का देता है, देखो v इक्वल टू 10 sin 3 140 दिया है मान लो। अब पूछते हैं कि पता लगाइए टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो अब क्या करो, स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल वी एम साइन ओमेगा टी लिख दो, ठीक है। उससे दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो तो देखोगे वीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट। वही क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा की जगह क्या होगा, 3140। सिंस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा, जैसे कि ये यहां से निकाल लिया 1/50 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t को बोलते हैं, तो 1/1/50 तो 50 साइकिल्स पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर पूछते हैं टाइम टेकन बाय वोल्टेज वेवफॉर्म टू रीच फर्स्ट पॉजिटिव 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो जो दिया हुआ है v इक्वल टू 10 sin 3140, उसी में क्या कह रहे हैं कि 50% उसके मैक्सिमम वैल्यू का रीच करे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10, तो 50% कितना हुआ, 5, तो इसकी वैल्यू 5 रख दो, यहाँ रख दिया, वहां से टी निकाल। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ये बता चुका। अच्छा, ये वेव फॉर्म में कौन कौन आप लोग कर लिए थे, साइनसॉइडल, फुल वेव, हाफ वेव, तीनों हो गया था ना शायद। तो अब हम चलते हैं, ये सारे हो गए थे, हाफ वेव भी हो गया था। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लेगा। जैसे हमने हाफ वेव फॉर्म का किया, फुल वेव फॉर्म किया, साइन वेव का किया, क्या क्या देखे। मैं दो तीन चीज बताया था कि वो चीज जब तक देखने नहीं आएगा आपके क्वेश्चंस गलत होते जाएंगे। क्या क्या देखना होता है, पहली चीज देखनी होती है वेवफॉर्म है तो क्या वो सिमेट्रिकल है। अगर ये एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल है तब तो जो एवरेज वैल्यू होगी वो हाफ हाफ पे निकालेंगे, पूरे साइकिल पे नहीं निकालेंगे। क्यों ऐसा मैंने कहा था, क्योंकि देखो अगर इसका टाइम पीरियड की बात करें, ड्यूरेशन के 0 से चली वेवफॉर्म ना, ऐसे चली, ऐसे 0 से चली और कहा यहां तक आई, यहां तक एक साइकिल है। अब एक साइकिल मतलब ये फॉर्म यहां तक है, फिर यहां से अपने आप को ये रिपीट करेगी ऐसे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, ये जितने टाइम के बाद अपने आप को वेवफॉर्म रिपीट करे उसी को टाइम पीरियड। तो इसका ड्यूरेशन आया 2 पाई, तो ड्यूरेशन फाइंड आउट कर लिया। ड्यूरेशन फाइंड आउट करने के बाद आपको ये देखना है क्या है, वेवफॉर्म क्या सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के, तो यस सिमेट्रिकल है। जितना इसका पॉजिटिव एरिया आएगा उतना ही इसका निगेटिव आएगा। तो जितनी भी वेव फॉर्म सिमेट्रिकल होंगे, चाहे स्क्वायर वेव फॉर्म हो, चाहे साइन वेव हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, चाहे ट्रेपेजॉइडल हो, उन सभी वेव फॉर्म की जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो पूरे साइकिल पे नहीं निकाल सकते। निकालोगे तो जितना प्लस आएगा उतना माइनस ऐड होके 0 हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल पे 0 to 2 पाई 0 हो जाएगा। इसी वजह से साइन वेव है या कोई सी वेव है, उसकी एवरेज वैल्यू हाफ पे निकाली जाती है। किस पे निकाली जाती है, आधे। तो चलो ये तो क्लियर हो गया, हाफ पे क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल वेव फॉर्म। तो इसका टाइम पीरियड यानी 2 पाई है, लेकिन निकालेंगे पाई पे, मजबूरी है, सिमेट्रिकल है।
चलो ये तो क्लियर हुआ। अब ये पता लगाना है कि जो वेवफॉर्म दी हुई है इसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन तो आपको को बनाना है। तो कोई भी ऐसे हो, कोई भी एक लाइन हो वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल, सपोज दिस इज के, तो इसका इक्वेशन क्या लिखते हो आप? ये तो एक्स एक्सिस है ना, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ये एक लाइन है के, तो इसका इक्वेशन यही तो लिखते हो, y इक्वल टू के। आप लोग ये लिखते हो ना इंटर से, y इक्वल टू के। ये इसका हो गया इक्वेशन। सिमिलरली इसका इक्वेशन क्या होगा? ये Vm है, एक वोल्टेज वेवफॉर्म है, स्क्वायर वेवफॉर्म। तो इसका y एक्सिस पे वोल्टेज, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा V इक्वल टू कैपिटल Vm। Vm इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन हो गया इस स्क्वायर वेवफॉर्म का। अच्छा, स्क्वायर वेवफॉर्म प्रैक्टिकली मैं बताया भी था कि इन्वर्टर का जो आउटपुट सिग्नल होता है वो स्क्वायर वेवफॉर्म होता है, स्क्वायर वेवफॉर्म होता है। आप देखे होंगे जब लाइट जाती है तो पंखा आपका थोड़ा सा तेज चलने लगता है, थोड़ा तेज चलता है। क्यों चलता है? देखो अभी आएगा यहाँ। ये साइन वेव था, साइन वेव का आरएमएस वैल्यू कहाँ गया? ये निकाल रहे हो ना आप। तो आरएमएस वैल्यू कितना आता है आप तो इंटर से जानते हो, वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई रूट टू। ये आता है ना, एक जगह वीएम बाई रूट टू मीन्स आरएमएस वैल्यू जो साइनसॉइडल का है वीएम बाई रूट टू, या 0.707 आप कहते हो, मैक्सिमम वैल्यू का 0.707। यानी पूरा मैक्स, इसकी आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम से कम हुई ना। तो अभी जो लाइट से जो सप्लाई आ रही है उससे अगर पंखा हमारा चल रहा है तो उसको जो वोल्टेज मिल रहा है वो पूरा मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, उसका बाई रूट टू मिल रहा है, क्योंकि हमेशा आरएमएस वैल्यू आती है। अब देखो स्क्वायर वेवफॉर्म में क्या होगा? स्क्वायर वेवफॉर्म मतलब इन्वर्टर का आउटपुट सिग्नल। अगर लाइट चली गई सपोज, इन्वर्टर आ गया, तो इसका देखो आरएमएस वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज पहले निकालें। इक्वेशन देखो ये हुआ, तो एवरेज 1/पाई। पाई क्यों किया? क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो 0 टू पाई, कोई भी कंटिन्यूअस वेवफॉर्म होती है उसका एरिया निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो सिंगल इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल एरिया निकालना होता है और कुछ नहीं। तो 10 टू पाई वी डी थीटा, एक्स एक्सिस पे थीटा है। v की वैल्यू कितनी है? Vm। यही तो इक्वेशन है। अब यहाँ v इक्वल टू Vm साइन थीटा थोड़ी लिखोगे, इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये आया इतना, यहाँ लिख दिया। तो Vm इज ए कांस्टेंट, बाहर आ गया। थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा फिर 0 टू पाई, तो 0 टू पाई तो कितना आ गया एवरेज वैल्यू? Vm। वेरी गुड। अब आरएमएस वैल्यू निकालो। आरएमएस के लिए क्या तरीका बताया था मैंने? भूल गया हो तो फिर से याद आ जाए, कोई बात नहीं। आरएमएस, तो मैंने कहा था राइट से चलते हैं, पहले स्क्वायर करेंगे जो इक्वेशन दिया होगा। तो जो दिया है उसको स्क्वायर कर दिया, v इक्वल टू वी एम है ना, तो वी एस, एस मतलब स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करोगे तो v की वैल्यू Vm है, तो Vm स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? Vm स्क्वायर। ठीक। अब चूंकि Vm स्क्वायर हो गया तो निगेटिव चीज भी उसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यही कारण है कि आरएमएस वैल्यू जो है पूरी साइकिल पे निकाल सकते हो, जबकि एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते। आरएमएस क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि जो स्क्वायर कर देते हैं, किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे, तो जैसे -1 है तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो माइनस का फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से देखो, अभी पहले तो यस करेंगे, यस मतलब स्क्वायर, फिर करेंगे मीन। राइट से चलते हैं। मीन मतलब एवरेज। तो एवरेज निकाल लिया। अब देखा आपने एवरेज किस पे निकाल रहा हूं, ये देखो 2 पाई से डिवीजन हुआ है। तो जितनी भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है यही चीज देखने वाली होती है कि जो आरएमएस निकालते हैं तो वो तो पूरे 2 पाई पे कर देते हैं, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो आधे पे करते हैं। तो यहाँ 2 पाई क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर हो चुका है, अब ये निगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए डिवाइड किया और 0 टू 2 पाई एरिया निकाल दिया। ठीक, मतलब एमएस मतलब एवरेज मीन स्क्वायर। अब ये करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये कर लिया, वी एम स्क्वायर बाहर आ गया 0 टू 2 पाई, इसका एमएस आ गया ये। लेकिन अभी आरएमएस नहीं आया है, तो आरएमएस मतलब रूट, तो इसको रूट कर दिया। रूट करते ही आ गया ये। तो आरएमएस वैल्यू देखो स्क्वायर वेव फॉर्म का ये आया, और साइनसॉइडल का कितना था अभी? Vm बाई रूट टू। कोई पूछे इन्वर्टर से पंखा तेज क्यों चला,
तो आप उसको समझा सकते हो किसी भी को भी आराम से, कि जो नॉर्मल सप्लाई होती है जिसको आप साइनसॉइडल कहते हो, उसकी आरएमएस वैल्यू ये होती है Vm/√2। जब इन्वर्टर चलता है तो उस आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाती है Vm। तो ऑब्वियसली Vm की वैल्यू Vm/√2 से ज्यादा है ना। Vm अगर 200 वोल्ट है, मान लो 200 वोल्ट है, तो यहाँ 200 वोल्ट बाई √2 मिल रहा है किसको, पंखे को। अब पूरा 200 वोल्ट मिलने लगा कब, जब इन्वर्टर चला। तो ऑब्वियसली इन्वर्टर ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो तेज चलेगा पंखा, इसलिए तेज चलता है। ठीक है, इसीलिए इन्वर्टर जब से ऑन होता है फैन तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है। सो दिस इज द रीजन व्हाई फैन रन्स फास्टर व्हेन लाइट गोस एंड पुट ऑन इन्वर्टर। फॉर्म फैक्टर अब निकाल लो। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस बाई एवरेज। तो देखने में यार लिखा है तो आसान लगता है, लेकिन जब हम नहीं याद होता तो एवरेज बाई आरएमएस लिख देते हैं, गलती हो जाती है। ठीक है, सो आरएमएस बाई एवरेज, आरएमएस कितना है वीएम, एवरेज कितना है वो भी वीएम, तो वीएम बाई वीएम 1। पीक फैक्टर कितना हुआ, मैक्सिमम वैल्यू बाई आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम तो वीएम है, आरएमएस कितना आया अभी अभी वीएम 1। तो स्क्वायर वेवफॉर्म ऐसी वेवफॉर्म होती है जिसमें आरएमएस भी मैक्सिमम के इक्वल होता है, एवरेज भी देखो मैक्सिमम के इक्वल है, आरएमएस भी मैक्सिमम के इक्वल है, और फॉर्म फैक्टर 1 पीक फैक्टर 1 होता है। तो ये 5 मार्क्स में दे दिया या 2 मार्क्स में दे दिया कि what will the value of form factor for a square waveform, या calculate RMS value, average value, form factor and peak factor for a square waveform। इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है, इसको आप कर सकते। ठीक है ना, मान लो सा टूथ वेवफॉर्म दिया हुआ है, ऐसा ऐसा वेवफॉर्म दिया है और पूछता है कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो 2 मिनट टाइम लो, जरा करो, देखें कितने लोग कर पाते हो। सिमेट्रिकल नहीं है तो पूरे टाइम पीरियड की बात करेंगे, सिमेट्रिकल होती तो एवरेज आधे टाइम पीरियड पे और आरएमएस को चाहो तो आधे या पूरे पे कर सकते। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप, चलो सिमेट्रिकल नहीं है तो अभी तो क्लियर हो गया कि एवरेज आरएमएस दोनों फुल साइकिल पे निकाल सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, चलो देखो मैंने उसके बाद क्या बताया था। तब उसके बाद देखा जाता है कि वो क्या है, इसमें क्या देखना है कि अभी से जो वेवफॉर्म दी हुई है इसका इक्वेशन तो हमें पता है नहीं, पता है क्या, नहीं। अभी जो अभी हमने अब तक किए हैं, अब तक हमने किया कि साइन वेव था ऐसे, तो v इक्वल टू वी एम साइन थीटा या करंट इक्वल टू वो कर देते थे क्योंकि ओरिजिन से जाती थी। एक ऐसी वेवफॉर्म देखिए आपने कर लिया। दूसरे वाले में क्या किया, स्क्वायर वेवफॉर्म था, तो यहाँ ओरिजिन से ऐसे चली थी, ऐसे चली थी, ऐसे ऐसे, तो इसको आपने कर दिया y इक्वल टू सम कांस्टेंट ऐसे बना दिया। अब ये वेवफॉर्म है, इसमें क्या देखना है कि एक वेवफॉर्म है यहां से ऐसे चल रही है, ये गई फिर यहां से स्टार्ट हो गई, यानी कि ये ऐसी वेवफॉर्म है जिसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड है के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, चलो जी ठीक है। तो अब इस वेवफॉर्म का इक्वेशन तो चाहिए ना। तो जब कोई भी एक लाइन ओरिजिन से ऐसे जाती है तो उसका इक्वेशन क्या लिखते हो आप, y इक्वल टू यस, ये जानना जरूरी है कि क्यों किया, y इक्वल टू mx। तो y इक्वल टू mx लगाया गया है। तब आप जब कहोगे कि सर m इक्वल टू tan थीटा, तब हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है अब पता चल रहा है कि क्यों tan थीटा निकाल। तो y इक्वल टू बेसिकली mx है। तो ये जो लाइन है एक टाइम पीरियड के लिए जो निकालते हैं वही n नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स के लिए वैलिड होता है। तो ये y इक्वल टू mx, इसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल टू mx बनाया, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो y एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज, कल को करंट होगा तो करंट लिख देना, तो वोल्टेज लिख दिया। अभी एम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा ना, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर पाई बेस, यही होता है ना, दिस परपेंडिकुलर यानी लंब डिवाइडेड बाई आधार, हिंदी में यही बोलते हैं ना, दिस परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है 2, इसी को तो tan थीटा कहते हैं, स्लोप। 10/2, एक्स एक्सिस क्या है टाइम, तो टाइम लिख दिया। तो y इक्वल टू ये v इक्वल टू 5t। तो ये v इक्वल टू 5 इस वेवफॉर्म का इक्वेशन है। ठीक है, ये बनाना था,
अब आपको वही काम करना है, क्या, इंटीग्रेशन डिवीजन अब कर लो। अब इसमें सिमेट्रिकल तो है नहीं जो आधा देखना है, तो अब जितना टाइम पीरियड है तो इसका एवरेज वैल्यू कितनी होगी, दी एवरेज। अगले पेज पे तो किया ही होगा। अब तो अगर ये हो जाएगा 1/टाइम पीरियड, अब आधा टाइम पीरियड करने की जरूरत नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है। 1/2 कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है तो 0 to 2 इंटीग्रेशन कर दो किसका, वी डी टी। वी डी टी, डी थीटा क्यों नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अब क्या है, टाइम है, तो सॉरी यहाँ पे टी, ठीक है, वी डी टी, ठीक है। वी की वैल्यू रख दो, कितना है 5t, तो देखो यहाँ किया भी होगा। तो एवरेज वैल्यू 1/2 0 to 2 वी डी टी। वी की वैल्यू रख दिया यहाँ क्या, 5t, 5 बाहर, तो t²/2, 2 भी बाहर, तो यहाँ से कर दिया तो ये आ गया 5 वोल्ट। एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 5 वोल्ट। वैसे ही आरएमएस कैसे निकालोगे, कैसे सिखाया है, पहले स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर कर लिया जो फंक्शन था 5t का स्क्वायर, फिर एमएस, एमएस मतलब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू 1/2 0 to 2 vs dt, तो vs की जगह ये रखोगे 25t² dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो मैथमेटिक्स से सिंपल, 100/3, ये भी एमएस आया तो आरएमएस आ जाएगी 10/√3। फॉर्म फैक्टर निकालोगे तो आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस बाय दिस करोगे तो यहाँ किया हुआ है डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा पीक फैक्टर मैक्सिमम बाय आरएमएस। ठीक है जी, सॉटूथ वेवफॉर्म का कर लोगे सब लोग। चलो ये वेवफॉर्म एक देखो, ये लास्ट वेवफॉर्म है, इसके बाद नहीं कराऊं, इसके बाद अगले पे चलूंगा इंडक्टर कैपेसिटर। ये एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, इसका आपको निकालना है आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। तो चेक करो क्या ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, सिमेट्रिकल है कि नहीं, नहीं है, जितना पॉजिटिव है एक्स एक्सिस एवरेज वैल्यू हाफ पे एवरेज निकलेगी, आरएमएस वैल्यू चाहे हाफ पे निकाल लो या पूरे पे, आपकी मर्जी, तो एवरेज वैल्यू हाफ पे निकलेगी, तो हाफ पे तो आप निकाल ही लोगे, तो पहले इस हाफ तक के लिए इक्वेशन तो बनाओ, तो इस जो वेवफॉर्म है इसका इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाओगे तो देखोगे जो 2 लिखा है 0 to 2 तक तो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, लेकिन 2 से 4 तक के लिए y = mx नहीं लगेगा, y = mx + c लगा दो, या इंटर में एक पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे, y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1, वो लगा दोगे तब भी आ जाएगा दोनों से। तो ये देखो 0 to 2 के लिए तो कोई इशू नहीं है, यहां से यहां तक के लिए एक स्ट्रेट लाइन है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये लगा दिया आपने, वही आ गया 5t। बट 2 to 4 के लिए जो ये वाला पोर्शन है, ये तो ये तो हो जाएगा y = mx + c, तो अब यहाँ पे y एक्सिस पे करंट है, करंट रख दिया। अब m की वैल्यू यहाँ इसके लिए तो +5 है तो इसके लिए -5 होती है, ये कर लिया, ये आया समझ में तो अच्छी बात है, नहीं तो उससे कर लेना, किससे, y - y1 भाई, एक पॉइंट ये हो गया 40, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 और 10, किसी को x1 y1 मान लो, किसी को x2 y2, इससे भी निकाल सकते हो। y - क्या होता है y1 / x2 - x1, x - x1, ये इंटर में पढ़े थे ना, एक लाइन का इक्वेशन है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख दो तब भी देखोगे तो यही आएगा, कौन सा, ये, ठीक है। तो इससे करोगे तब जाकर के यहाँ पे सेम चीज वो करनी है, तो ये अभी अब ट्राई करेंगे घर से।